टला संकट, बच गई सरकार। सियासी साजिश हो गई बेकार। सुलह मंत्र से सियासी संकट भागे। नंबर गेम में गहलोत आगे। प्रियंका की एंट्री, सरकार को संजीवनी। बच गई गहलोत की गद्दी। संकट की सुबह, सुलह की शाम। टोटल कितने हैं? नंबर आपके पास कितने हैं? 115। मरुधना में ऑल इज वेल। नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। 2 दिन से चल रही तनातनी के बाद राजस्थान में गहलोत सरकार पर आया संकट जो है फिलहाल टल गया है। गहलोत का गणित काम आया तो हाईकमान ने भी मध्य प्रदेश में हुई गलती से सीख लेते हुए कार्रवाई में देरी नहीं की। देखिए अब तक राजस्थान में क्या हुआ है। प्रियंका की एंट्री, गहलोत सरकार को संजीवनी। गहलोत का गणित काम कर गया। तनातनी पर भारी सुलह वाला फॉर्मूला। कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले मन से मैं कह रहा हूं, अजय माखन जी की ओर से और प्रभारी महासचिव पांडे जी की ओर से और सोनिया जी और राहुल जी की ओर से, कि वो सचिन जी हों या दूसरे विधायक हों, उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। पार्टी फोरम पर अपनी बात रखें, हम उनकी बात, हर बात का हल निकालने के लिए खुले मन से तैयार हैं। तस्वीरें सब कुछ बता रही हैं, साफ साफ कह रही है, जो संकट आया था फिलहाल टल गया है। मरुधना में गहलोत सरकार सुरक्षित है, बहुमत में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे की मुस्कान बता रही है, राजस्थान में सरकार बच गई है, अब सब कुछ ठीक है। वहीं सुबह से चली तनातनी दोपहर तक सुलह के तौर पर आकार लेने लगी। जहां ये लग रहा था कि राजस्थान में भी एमपी का इतिहास दोहराया जाएगा, लेकिन दिल्ली से जयपुर गए कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं की रणनीति के साथ दिल्ली में बैठे कुछ नेताओं ने कमान संभाली और राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर आया बड़ा संकट टल गया। अब जरा ये समझिए कि आखिर राजस्थान में सियासी संकट टला कैसे। मरुधना के महाभारत में प्रियंका गांधी की एंट्री से मामला सुलझने के आसार बने। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों से प्रियंका ने बात की। यही नहीं, राहुल गांधी ने भी सचिन पायलट को समझाया। वेणुगोपाल, अहमद पटेल और पी चिदम्बरम ने भी पायलट से बात की। कांग्रेस के 5 बड़े नेताओं से बात करने के बाद पायलट पर दबाव बढ़ा। हालांकि पायलट ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कुछ शर्तें रखी। सूत्रों के मुताबिक पायलट ने अपने करीबी 4 एमएलए को मंत्री बनवाने की मांग की, तो माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी उनके पास ही रह सकती है। कांग्रेस को इस खेल के पीछे बीजेपी की चाल नजर आई। कई नेताओं ने खुलकर बीजेपी के सियासी खेल पर निशाना साधा। सरकार कहीं नहीं जा रही है। जिन लोगों ने, जो भी कोई पाप करेगा उसको पाप का जवाब देना पड़ेगा। हानि, लाभ, यश, अपयश, जय, पराजय सब विधि हाथ है। विधि सुदर्शन चक्र वाले के हाथ में। हम ठाकुर जी के भक्त हैं। सुदर्शन चक्र वाले का सुदर्शन चक्र वाले का आशीर्वाद हमारे हाथ में है। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री मान लिया, हमारे नेता हैं, लेकिन सुदर्शन चक्र वाले का आशीर्वाद हमारे साथ है। बहरहाल खेल जिसका भी हो, लेकिन गहलोत सरकार पर आया संकट फिलहाल तो टलता नजर आ रहा है। वैसे ये कोई पहला वाकया नहीं है जब गहलोत सरकार ऐसे मौके से बचकर बाहर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राजस्थान में गहलोत सरकार तो शक्ति प्रदर्शन में कामयाब रही, लेकिन इसे लेकर अब बिहार में सियासत तेज हो गई। कांग्रेस आरजेडी इस संकट के लिए जहां बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने पूरे मामले के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। विक्ट्री का चिन्ह दिखाते अशोक गहलोत के चेहरे की ये चमक बताने के लिए काफी है कि फिलहाल राजस्थान सरकार का सियासी संकट टल गया है और शक्ति प्रदर्शन में अशोक गहलोत सचिन पायलट पर भारी पड़े हैं। कांग्रेस के 2 दिग्गज अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की इस टकराहट की वजह से राजस्थान की राजधानी जयपुर का सियासी पारा पूरे दिन हाई रहा, जिसकी गर्मी 1100 किलोमीटर दूर बिहार की राजधानी पटना में भी महसूस की गई। और अब इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। जेडीयू की माने तो ये सब कुछ राहुल गांधी की वजह से हो रहा है, जबकि आरजेडी इसे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट बता रहा है। वहीं कांग्रेस ने सचिन पायलट पर ही निशाना साधा है।
जबकि बीजेपी चुटकी ले रही है। और राहुल गांधी जी की अनुभवहीनता और उनके अहंकार ने कांग्रेस पार्टी को अस्तित्व संकट के दौर से जूझने के लिए विवश कर दिया है। यही लोकतंत्र के समक्ष संकट, क्योंकि एक पार्टी जिसके अंदर एक हवस सी आ गई है कि सिंगल पार्टी मेजॉरिटेरियन रूल पूरे देश में स्थापित करें। बिहार उदाहरण नहीं है क्या? बुरी तरह हारी थी बीजेपी, 53 सीट लेकर के कहां बैठी हुई थी, आज सरकार में है। मतभेद हो सकता है, बट मतभेद को सुलझाना चाहिए, कोई ये नहीं है। और कोई भी जो भी कांग्रेस का एमएलए है वो मजबूती से कोई पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं। कांग्रेस जो है अपने आदत से मजबूर है, अपना घर संभल नहीं रहा तो दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की बैठक में 100 से ज्यादा विधायकों के पहुंचने के दावे के बाद ये माना जा रहा है कि सरकार पर सियासी संकट टल गया है, लेकिन राजनीति में बाजी कब पलट जाए कहा नहीं जा सकता। न्यूज 18 के लिए पटना से ब्रिजम पांडे और आनंद अमृतराज के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं उस मुलाकात की जिसने झारखंड की सियासत को गरमा दिया है। रिम्स में लालू प्रसाद और बन्ना गुप्ता की मुलाकात हुई, लेकिन इसमें लालू प्रसाद की फोन पर बात करती हुई जो तस्वीर वायरल हो रही है, उसने न केवल विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे दिया, बल्कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के दावों के बाद बन्ना गुप्ता की सफाई भी सवालों के घेरे में है। झारखंड में सरकार बदलते ही लालू की मौज। रिम्स के कैदी वार्ड से सरकार चलाते हैं लालू। रांची से कंट्रोल कर रहे हैं बिहार की राजनीति। ये सवाल हम नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता उठा रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की तस्वीर वायरल होने के बाद बीजेपी सांसद संजय सेठ ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं। सरकार के मंत्री की मौजूदगी में ही जेल मैनुअल का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। और सरकार चुपचाप बैठी हुई है, खुली छूट दे दी है कि आप बिहार में तो कहीं अता पता नहीं है, बिहार से आप जुदा हो चुके, आने वाले चुनाव में आप कहीं नहीं रहेंगे, तो आप झारखंड में पिछले दरवाजे से शासन कर रहे। वायरल फोटो में लालू प्रसाद के साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और कांग्रेस नेता शमशेर आलम दिख रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि मंत्री की मौजूदगी में लालू प्रसाद आराम से मोबाइल फोन पर बात कर रहे हैं, जबकि चारा घोटाले में लालू सजायाफ्ता हैं। खराब स्वास्थ्य के चलते वो रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक सख्त पहरे में रहने वाले लालू को फोन पर बात करने की इजाजत नहीं है। फोटो वायरल होने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। जेएमएम का कहना है कि ये कोई मैनुअल का उल्लंघन नहीं। वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि लालू जी मंत्री जी के फोन से बात कर रहे होंगे, जबकि मंत्री बन्ना गुप्ता से इस मामले पर सवाल किया गया तो वो असहज हो गए। लेकिन ये कोई उल्लंघन का मामला नहीं बनता है। लोग आसपास में हैं, एक ही वार्ड में दोनों अलग अलग बगल के कमरे में हैं, तो इंसानियत के नाते हालचाल जानने लालू जी जाते हैं, तो ये कोई गुनाह नहीं है। सबसे बड़ा चीज है कि वहाँ मंत्री जी बैठे हुए हैं और मंत्री जी के पीए हैं, सवाम लोग हैं, तो उन लोगों से मंत्री जी का फोन होगा, मंत्री जी का फोन होगा, उसमें लिखा हुआ होगा बन्ना गुप्ता। मेरे फोन में लिखा था कि बन्ना गुप्ता का फोन है ये। आरजेडी का अध्यक्ष बोल रहे होंगे, आपको ऑफिशियली बोल रहे होंगे, फोन में लिखे रहता है बन्ना गुप्ता। आप बात। अब आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष का अनुमान गलत है या स्वास्थ्य मंत्री की सच्चाई या स्वास्थ्य मंत्री की सफाई सच से परे है, ये तो वही जानते होंगे। लेकिन सवाल है कि रिम्स के कैदी वार्ड में लालू को कैसे मिला फोन? नियम की अनदेखी कर फोन पर कैसे बात कर रहे हैं लालू? नियमों की अनदेखी पर क्या लालू पर कार्रवाई होगी? न्यूज 18 के लिए रांची से उपेंद्र के साथ संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और अब बात कोरोना विस्फोट की। बिहार में कोरोना का कहर जो है लगातार जारी है। सूबे में एक बार फिर एक साथ 1116 कोरोना मरीज मिले हैं। ऐसे में बिहार में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 17,421 तक पहुंच गई है। पटना में सबसे ज्यादा 228 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि बेगूसराय में 79, भागलपुर में 78, गया में 65 और रोहतास में 51 मरीज मिले हैं। हालांकि राज्य में कुल 17,421 में से 11,953 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जो काफी सुकून देने वाली खबर है। और इसी बीच सूत्रों की माने तो पटना में लगातार बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए 15 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ सकता है।
हालांकि इसी बीच एक और राहत देने वाली खबर है। पटना एम्स में कोरोना की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। पहले फेज के ट्रायल के लिए 18 लोगों को चुना गया। पहले चयन के ट्रायल के लिए जिन 18 लोगों का चयन किया गया है, वैक्सीन देने के पहले उनके शरीर की जांच की गई। पहले चरण में जिन लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई है, उनकी उम्र जो है वो 18 से 55 साल के बीच है। आपको बता दें कि हैदराबाद की भारत बायोटेक ने कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन तैयार की है। देश भर में 12 जगहों पर कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। 3 फेज के ट्रायल के परिणाम सही मिले तो 15 अगस्त तक इस वैक्सीन को लॉन्च किया जा सकता है। ये वैक्सीन जो भारत बायोटेक लिमिटेड कंपनी ने बनाया हुआ है, आज हम लोग फर्स्ट फेज ट्रायल शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमने 18 लोगों को इनरोल किया है और उनका ब्लड की जांच होगी, यूरिन सैंपल की जांच होगी, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। इनमें से जो फिट पाए जाएंगे उनको फिर हम लोग वैक्सीन देंगे। और चलिए बात करते हैं बिहार में बाढ़ की। बिहार पर फिर बाढ़ की मार। डूब रहे हैं सैकड़ों घर बार। कि पानी को देख के घबरा रहे हैं, टेंशन हो रहा है। न खाने पीने का साधन है, कुछ भी नहीं है। बिस्किट पानी बना है आहार। 24 घंटे से गांव में सभी का चूल्हा चौका बंद है। लोग बिस्किट और पानी पी करके गुजारा कर रहे हैं। मंडरा रहा है मौत का खतरा। क्या करें हम लोग, ये खड़े हैं, ज्यादा पानी बढ़ेगा, धंस जाएंगे, इसी में डूब जाएंगे, फंस जाएंगे, और क्या होगा। डरा रहा है सैलाब का सितब। जब बाढ़ का टाइम आएगा तो चूरा लेकर, एक पाव चूरा लेकर पहुंच जाएगा, बाढ़ के निकल जाएगा। व्यवस्था पर जनता पूछ रही सवाल। नाविक को मेहनताना ना मिलने का मलाल। 4 दिन से नैया चला रहे हैं। सीओ साहब टोक भरोसा दे रहे हैं कि मतलब नैया हम पैसा, आप लोग के पिछला पैसा हम वितरण करेंगे, लेकिन बार बार आदमी हम लोग जाते हैं, लेकिन नैया के मतलब अब तक हम लोग का पैसा कोई वितरण नहीं हो रहा है। हर साल ऐसा क्यों है हाल? बाप रे बाप, बाढ़। सूखा समय में नहीं ध्यान देते हैं सरकार आदि, ये ध्यान जो है बारिश में देते हैं, तो ये इतना यही नतीजा सब हो रहा है। जी हां, बिहार में बाढ़ से स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। खेत हो या फिर सड़कें, सब पानी में डूब चुके हैं। बारिश ने बिहार की नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हम आपको 4 प्रमुख नदियों के बारे में जानकारी देते हैं, गंगा, सोन, पुनपुन और गंडक नदी के बारे में। गंगा नदी के जलस्तर में अभी भी बढ़ोतरी हो रही है। दीघा घाट में आज पानी स्थिर था, लेकिन गांधी घाट में जलस्तर बढ़ा है गंगा नदी का। और इसके अलावा गंडक नदी की बात अगर हम करें तो इस वक्त हम हाजीपुर में हैं, जहां गंडक नदी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो आगे जाकर गंगा में मिलती है। गंडक नदी का जो जलस्तर है वो रेवा घाट के पास जलस्तर बढ़ा है, लेकिन हाजीपुर के पास गंडक नदी का जो जलस्तर है वो फिलहाल स्थिर है। इसके अलावा सोन की बात करें तो सोन नदी के जलस्तर में फिलहाल स्थिरता देखी जा रही है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है। लेकिन पुनपुन नदी जो कल तक श्रीपालपुर के पास खतरे के निशान से ऊपर भरी थी, अभी भी बढ़ने की प्रवृत्ति उसमें बनी हुई है। जलस्तर सिर्फ 4 नदियों का ही नहीं बढ़ा है। बिहार में बहने वाली और कई नदियों ने भी लोगों की नींद उड़ा रखी है। दरभंगा में कमला और कोसी नदी का पानी तेजी से फैल रहा है। घनश्यामपुर प्रखंड के 2 गाँव में नदी का पानी भर गया है। लोगों के पास नाव से आने जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव का काम जारी है।
लगातार बांध पे फ्लड फाइटिंग का काम किया जा रहा है। जैसे आप देखे भी है, मजदूर रात भर काम किया है, 15 जनरेटर लगा हुआ है, 200 मजदूर लगा हुआ है। हर जगह जहाँ भी रेनकट, जहाँ भी सीपेज मिल रहा है, सबको खोज के उसको ठीक किया जा रहा है। नेपाल और उत्तर बिहार में भारी बारिश की वजह से गोपालगंज से गुजरने वाली गंडक नदी उफान पर है और तटबंधों के अंदर बसे गाँव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कुचायकोट के काला मटिहनिया, सदर प्रखंड के मंगूराहा, मसान थाना, मलाही टोला, मकसूदपुर खाप और हीरापाकड़ गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं मांझागढ़ प्रखंड के कई गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो उनको रेस्क्यू करेंगे, उनको जो भी रिलीफ का चीज होगा वो हम लोग देंगे। अगर ऐसा लगा कि उनका गांव बाढ़ के कारण घिर गया है या उनको कोई कठिनाई हो रही है तो उनके लिए भी हम लोग तैयार हैं। वाल्मीकि नगर बराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जलस्तर बढ़ने से मुजफ्फरपुर में नदी के किनारे बसे कई वार्डों के लोगों की चिंता बढ़ गई है। जलस्तर और थोड़ा बढ़ने पर लोगों के घरों में पानी घुस जाएगा। मुजफ्फरपुर के लोगों को सिर्फ बूढ़ी गंडक के बढ़ते जलस्तर से ही डर नहीं है। बागमती नदी भी कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। औराई और बभनगामा में 12,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। प्रभावित लोग बांध पर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। कटरा के बसघट्टा पंचायत के 800 घरों में पानी भर गया है। परियोजना बांध के अंदर बसे भवानीपुर, गंगिया चंदौली, मोहनपुर अंदामा, माधोपुर समेत कई गांव के लोग बाढ़ की विभीषिका से डरे हुए हैं। चूल्हा चौका बंद है, कोई चीज खाने पीने का साधन नहीं है, रहने का साधन नहीं है, पानी में खड़ी हुई है, कोई साधन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग के नहीं मदद किया, कुछ भी नहीं मदद का, कोई देखने भी नहीं आया। बाढ़ की वजह से रक्सौल में गन्ने की फसल बुरी तरह से प्रभावित है। गन्ना इस क्षेत्र के किसानों का एकमात्र नकदी फसल है, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि आधा गन्ना पानी में डूबा है, जिसकी वजह से किसान परेशान है। सब फसल सब बर्बाद हो गई, पानी बढ़े से और सब बर्बादे हो रहा बा, सारा खेती कल सब बर्बाद हो गई। किशनगंज में नदियों के जलस्तर में कमी तो आई है, लेकिन टेढ़ागाछ प्रखंड के निचले इलाके में अभी भी पानी भरा है। झाला, निशद्रा, खजूरबाड़ी सहित कई जगह सड़क कट चुकी है। यही हाल बहादुरगंज प्रखंड के साथ मेरी गांव का भी है। स्थानीय लोगों में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को लेकर काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। मतलब इन सभी जिलों में कमोबेश एक जैसे हालात हैं। प्रशासन की तरफ से राहत बचाव का दावा किया जा रहा है, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, बिहार ही नहीं, देश के कई राज्यों में बाढ़ का संकट है। खासकर असम में ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियों से 24 जिले प्रभावित हैं। काजीरंगा पार्क का एक बड़ा हिस्सा है वो पानी में डूब चुका है। असम में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश और बाढ़ से कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं और 44 लोगों की जान बाढ़ से और 26 से ज्यादा लोगों की जान भूस्खलन से हुए हादसों में जा चुकी है। बाढ़ से असम के 24 जिलों में 13 लाख लोग प्रभावित हैं। बारपेटा, धीमाजी और गोलाघाट में स्थिति गंभीर है। 2015 गाँव में 82,546 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ का असर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पर भी पड़ा है और उद्यान का बड़ा इलाका जलमग्न हो गया है। काजीरंगा पार्क में 223 शिविरों में से 126 शिविर प्रभावित हैं। 41 से ज्यादा वन्य जीवों की मौत हो गई है। 49 वन्य जीवों को रेस्क्यू किया गया। बड़ी संख्या में वन्य जीव सड़कों पर निकल आए हैं। बाढ़ का संकट उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी गहरा रहा है। नेपाल और उत्तर बिहार में भारी बारिश से चंपारण, मिथिलांचल, कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और आसपास के इलाकों में घाघरा, राप्ती और रोहिन नदियां खतरे के निशान के पास बह रही हैं, जिससे प्रशासन ने पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात करते हैं एक ऐसे ऑटो रिक्शा वाले की जिसने कोरोना महामारी के बीच अपने ऑटो को खास तरह से डिजाइन किया है। इस ऑटो रिक्शा में हर वो सुविधा है जिससे सवारी खुद को साफ और सुरक्षित रख सके। महिंद्रा ग्रुप के एमडी आनंद महिंद्रा भी इस ऑटो वाले के दीवाने हो गए हैं।
मायानगरी मुंबई की सड़कों पर चल रहे एक ऑटो का वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। ये ऑटो रिक्शा आम ऑटो से बिल्कुल अलग है, या यूं कहें कि पूरी तरह से हाईटेक है। हालांकि वाईफाई जैसी सुविधा वाले ऑटो रिक्शा पहले भी देखे जा चुके हैं, लेकिन ये ऑटो जरा हटके है। इसके पीछे एक बोर्ड पर लिखा है कि ये मुंबई का पहला होम सिस्टम ऑटो रिक्शा है, जो बेहतरीन सेवा देता है। और इन बेहतर सुविधाओं के लिए रिक्शे में वाईफाई के साथ कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है। सवारियों के हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन लगाया गया है। गीले सूखे कूड़े के लिए अलग अलग डस्टबिन रखे गए हैं। सवारियों के लिए हैंड सैनिटाइजर्स भी रखे गए हैं। ऑटो रिक्शा को गमलों से सजाया गया है। इतनी खूबियों वाला ये ऑटो रिक्शा टेक महिंद्रा के मालिक आनंद महिंद्रा को इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इसका वीडियो शेयर कर दिया और कैप्शन लिखा कि कोविड-19 ने स्वच्छ भारत को बढ़ावा दिया है। वैसे इस हाईटेक ऑटो को कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है, ताकि इसमें बैठने वाली सवारियां कुछ खाने के बाद सड़क या रास्ते पर किसी भी तरह की गंदगी ना फेंके, खुद भी साफ रहे और मुंबई को भी स्वच्छ रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। This news is powered by BharatMatrimony.com.